और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जापान में भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। लिए चलते हैं आपको। इस प्रधान सेवक पर पहले से भी ज्यादा अधिक विश्वास, अधिक प्यार जताया है। मुझे पता है कि आप में से भी अनेक साथियों का इस जनमत में योगदान रहा है। किसी ने भारत आकर के प्रत्यक्ष काम किया, मेहनत की, 40-45 डिग्री टेम्परेचर पे काम करते रहे। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से ट्विटर, फेसबुक, नरेंद्र मोदी ऐप, जो भी जगह से जो भी बात कह सकते हैं पहुंचाने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने अपने गांव में अपने पुराने दोस्तों को चिट्ठियां लिखी, ईमेल भेजे। यानी आपने भी एक प्रकार से किसी न किसी रूप में भारत के इस लोकतंत्र के उत्सव को और अधिक ताकतवर बनाया और अधिक प्राणवान बनाया। और इसके लिए भी आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, 130 करोड़ भारतीयों ने पहले से भी मजबूत सरकार बनाई है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। और 3 दशक बाद पहली बार लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। भारत जिला विषय और देश, उसमें ये सिद्धि सामान्य नहीं है। और वैसे तो 1984 में भी लगातार दूसरी बार एक पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन उस समय के हालात आपको मालूम है, कारण क्या थे वो भी पता है, लोग वोट क्यों करने गए थे वो भी पता है, और इसलिए मैं उसका वर्णन नहीं करता हूं। लेकिन ये बात सही है कि 1971 के बाद देश ने पहली बार एक सरकार को प्रो इनकम्बेंसी जनादेश दिया है। साथियों, ये जो प्रचंड जनादेश भारत ने दिया है, आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? तो ये जीत किसकी है? सच्चाई की। किसकी जीत है? लोकतंत्र के। जब मैं आपसे जवाब सुनता हूं इतना आनंद आता है कि सच्चाई की जीत है। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र की जीत है। भारत के मन को आप जापान में बैठ करके भी भली भांति समझ पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। उनके एस्पिरेशंस और आपके एस्पिरेशंस के बीच में कोई फर्क महसूस नहीं होता है। तब जाकर के जवाब आपके मुंह से सुनने का अवसर मिलता है और तब मन को बहुत संतोष होता है कि हम सही दिशा में हैं। कभी कभी स्टेडियम क्रिकेट में देखते हैं तो बाद में पता चलता है कि आउट कैसे हुआ, बॉल कहां से कहां गया था। लेकिन जो घर में टीवी पर देखता है, दूर से देखता है, उसको तुरंत पता चलता है कि वेवलेंथ में गड़बड़ है, इसलिए आउट। और इसलिए आप इतने दूर बैठकर जो हिंदुस्तान को देखते हैं तो सत्य पकड़ने की ताकत आपकी ज्यादा है। और इसलिए भी आपके जवाब सच्चाई की जीत, लोकतंत्र की जीत, देशवासियों की जीत
मेरे लिए जवाब बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं, मुझे एक नई ताकत देते हैं, नई प्रेरणा देते हैं, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज के प्रति समर्पित रहते हुए आशाओं और आकांक्षाओं के प्रति विश्वास, इस जीत के पीछे भी एक कारण है। आप कल्पना कीजिए, 61 करोड़ वोटर्स ने 40-45 डिग्री टेम्परेचर में अपने घर से कहीं दूर जाकर के वोट किया है। 61 करोड़। अगर चाइना को छोड़ दें तो दुनिया के किसी देश की पॉपुलेशन से ज्यादा मतदाता है ये। और भारत में लोकतंत्र की विशालता, व्यापकता, उसका भी अंदाज 10 लाख पोलिंग स्टेशंस, more than 40 lakh EVM machine, more than 600 political party एक्टिव थी, चुनाव में भागीदार थी, और more than 8,000 कैंडिडेट्स। कितना बड़ा उत्सव होगा लोकतंत्र का। मानवता के इतिहास में इससे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव नहीं हुआ है, और हर भारतीय को इस बात का गर्व होना चाहिए। भविष्य में भी इस रिकॉर्ड को अगर कोई तोड़ेगा, इस रिकॉर्ड को अगर कोई बेहतर बनाएगा, तो वो हक भी हिंदुस्तान के हाथ में ही है। एक प्रकार से इसका कॉपीराइट भारत के पास है। भारतीय होने के नाते हम सभी को, भारत के शुभचिंतकों को तो इस पर गर्व है ही, पूरे विश्व को भी ये प्रेरित करने वाला है। इससे फिर साबित हुआ है कि लोकतंत्र के प्रति भारत के सामान्य जन की निष्ठा अटूट है। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं और लोकतांत्रिक प्रणाली दुनिया में अग्रणी है। साथियों, भारत की यही शक्ति 21वीं सदी के विश्व को नई उम्मीद देने वाली है। ये चुनाव, उसका प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित रहने वाले नहीं है। विश्व के लोकतांत्रिक मन को यह प्रेरित करने वाली घटना है। न्यू इंडिया की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए यह जनादेश मिला है, और यह आदेश पूरे विश्व के साथ हमारे संबंधों को भी नई ऊर्जा देगा। अब दुनिया भारत के साथ जब बात करेगी तो उसको विश्वास है, हाँ भाई, ये जनता जनार्दन, इन्होंने इस सरकार को चुना है, पूर्ण बहुमत के साथ चुना है, और इनके साथ जो कुछ भी तय करेंगे ये आगे ले जाएंगे। विश्वास अपने आप पैदा होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पूर्ण बहुमत वाली सरकार होने बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन पूर्ण बहुमत वाली सरकार में भी पहले से अधिक जनमत जब जुड़ता है तो वो शक्ति तो बढ़ती है, लेकिन उससे ज्यादा विश्वास बढ़ता है। सबका साथ, सबका विकास, और उसमें लोगों ने अमृत मिलाया, सबका विश्वास। इसी मंत्र पर हम चल रहे हैं। वो भारत पर दुनिया के विश्वास को भी और मजबूत करेगा और विश्व को आश्वस्त करेगा। ये मैं अनुभव कर रहा हूं। ये विश्व को आश्वस्त करेगा।
साथियों, जब दुनिया के साथ भारत के रिश्तों की बात आती है तो जापान को उसमें एक अहम स्थान है। ये रिश्ते आज के नहीं हैं, बल्कि सदियों के हैं। इनके मूल में आत्मीयता है, सद्भावना है, एक दूसरे की संस्कृति और सभ्यता के लिए सम्मान है। इन रिश्तों की एक कड़ी महात्मा गांधी जी से भी जुड़ती है। संयोग से ये पूज्य बापू की 150वीं जन्म जयंती का भी वर्ष है। गांधी जी की एक सीख बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, समझते आए हैं, और वो सीख थी, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। भारत का बच्चा बच्चा इसे भली भांति जानता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि जिन 3 बंदरों को इस संदेश के लिए बापू ने चुना, उनका जन्मदाता 17वीं सदी का जापान है, 17th सेंचुरी का जापान है। मिझारू, किकाजारू और इवाजारू। जापान की धरोहर है, जिनको पूज्य बापू ने एक महान सामाजिक संदेश के लिए प्रतीकात्मक के रूप में चुना और उसको प्रचारित किया, प्रसारित किया। साथियों, हमारे आचार व्यवहार और संस्कार की एक कड़ी जापान में बौद्ध धर्म के आने से भी पहले की बताई जाती है। अभी अगले महीने क्योटो में गियोन त्योहार आने वाला है, और इस गियोन त्योहार में जिस रथ का उपयोग होता है उसकी सजावट भारतीय रेशम के धागों से होती है। और ये परंपरा आज की नहीं है, अनगिनत काल से चली आ रही है। इसी तरह शिची फुकु जिन, 7 गॉड्स ऑफ फॉर्च्यून, उन 7 गॉड में से 4 का संबंध सीधा सीधा भारत से है। मां सरस्वती की बेंजाइतेन, मां लक्ष्मी की किचिजोतेन, भगवान कुबेर की विशामोन और महाकाल की दाइकोकुतेन के रूप में जापान में मान्यता है। साथियों, फैब्रिक प्रिंटिंग के जो शिबोरी आर्ट भारत और जापान के रिश्तों का एक बहुत पुराना, एक प्रकार से ताना बाना है, सूत्र है। गुजरात के कच्छ और जामनगर में सदियों से बांधनी, जिसको कहते हैं, बंधानी कोई बोलते हैं, कोई बांधनी बोलता है, उसके कलाकार इस कला में उसी रेसिस्ट टेक्निक का उपयोग करते हैं जो यहां भी सदियों से इस्तेमाल है। यानी जापान में उस काम को करने वाले लोग और कच्छ में और जामनगर में करने वाले, आपको ऐसे ही लगेगा कि आप जापान में है और जापान वाले वहां जाएंगे लगेगा गुजरात में है। इतनी सिमिलैरिटी है। इतना ही नहीं, हमारे बोलचाल के भी कुछ सूत्र हैं जो हमें जोड़ते हैं, जिसे भारत में ध्यान कहा जाता है,
उसे जापान में जेन कहा जाता है, और जिसे भारत में सेवा कहा जाता है उसे जापान में भी सेवा ही कहा जाता है। सेवा परमो धर्मः, यानी निस्वार्थ सेवा को भारतीय दर्शन में सबसे बड़ा धर्म माना गया है। वहीं जापान के समाज ने इसको जी करके दिखाया है। साथियों, स्वामी विवेकानंद, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जस्टिस राधा विनोद पाल सहित अनेक भारतीयों ने जापान के साथ हमारे रिश्तों को मजबूत किया है। जापान में भी भारत और भारतीयों के लिए प्यार और सम्मान का भाव